class, welcome to another video lecture. In this video lecture, we will discuss about the another technique for the preparation or synthesis of nanomaterial. The title of today's topic is ball milling technique for the preparation of nanomaterial. अच्छा क्लास, सबसे पहले अगर हम बात कर लें इसकी अप्रोच के बारे में तो बेसिकली बॉल मिलिंग टेक्निक जो है वो एक टॉप डाउन अप्रोच है फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनोमटीरियल्स। और जो नैनोमटीरियल्स हमारे पास इस टेक्निक्स के थ्रू बनाए जाते हैं या सिंथेसाइज होते हैं आर नैनो पार्टिकल्स, मोस्टली नैनो पार्टिकल्स बॉल मिलिंग टेक्निक के थ्रू बनाए जाते हैं। अच्छा, आप अगर बात कर लें इसके प्रोसीजर की तो बेसिकली ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसी मैकेनिकल टेक्निक है जिसमें मेरे पास कोई मैकेनिकल फिनोमेना जो है वो अकर कर रहा है, यानी कि कोई फोर्स का एलिमेंट इन्वॉल्व है या फिर कोई कोलिजन जो है वो इन्वॉल्व है। तो बेसिकली इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेसिंग टेक्निक यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ नैनो पार्टिकल। अच्छा, अब अगर सबसे पहले हम बात कर लें इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन की तो बेसिकली आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि सबसे पहले जो है मेरे पास एक सिलेंड्रिकल चेम्बर मौजूद है, ठीक है। और चेम्बर के साथ मेरे पास दोनों साइड पर शाफ्ट मौजूद हैं एंड शाफ्ट आर कनेक्टेड टू अ मोटर। ओके, अच्छा, अब अगर हम बात कर लें ग्राइंडिंग मीडिया और रिएक्टेंट के बारे में, यानी कि ये जो बॉल और डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तो बेसिकली क्लास ग्राइंडिंग मीडिया जो है वो इस तरह की सोर्स के बारे में हमें बताती है या इस तरह की सोर्स को बोलते हैं जो कि ग्राइंड करने के लिए यूज़ हो या फिर एक ग्राइंडिंग सोर्स हो। और रिएक्टेंट्स जो हैं वो वाला मटेरियल या केमिकल कंपाउंड्स जो हैं चेम्बर में मौजूद होंगे इन दी पाउडर फॉर्म, जिसको डायमेंशन को जो है हमने नैनो स्केल की डायमेंशन पर रिड्यूस करना है। इसके बाद अगर हम बात कर लें, आपको अपनी स्क्रीन पर जो है वो स्टैंड की एक एलिमेंट नज़र आ रहा होगा। बेसिकली स्टैंड जो है स्पोर्टिंग स्टैंड वो यूज़ किया जाता है टू हैंडल दी बॉल मिलिंग चेम्बर। और इस चेम्बर को स्पोर्टिंग स्टैंड पे जो है वो रखने की वजह यह है कि जब हम मोटर से इस पूरे चेम्बर या सेटअप को जो है वो रोटेट करवाते हैं तो एट दैट टाइम वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जनरेट होती हैं। और इन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस की जनरेट होने की वजह से जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉइस जो है वो भी बनती है। बेसिकली इन सारी वाइब्रेशंस को सरफेस से दूर रखने के लिए या इन सारी वाइब्रेशन को जो है सरफेस से अवॉइड करने के लिए जो है हम स्पोर्टिंग स्टैंड यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें बॉल मिलिंग चेम्बर की तो मैंने आपको पहले बता दिया कि बेसिकली एक सिलेंड्रिकल चेम्बर होगा। अब अगर हम बात कर लें इसके मटेरियल की तो ये स्टील, कैरेमिक या टंगस्टन कार्बाइड के मटेरियल से बनाया जाता है। बेसिकली इसको जो है वो इस तरह के मटेरियल से बनाया जाता है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो हो। अच्छा, अब थर्मल कंडक्टिविटी लो रखने की वजह क्या है? तो बेसिकली क्लास होता क्या है कि जब मेरे पास ग्राइंडिंग मीडिया जो बेसिकली हार्ड बॉल्स हैं, मेटल से भी बनाई जा सकती हैं, वो जो हैं और रिएक्टेंट्स, ये दोनों जब मेरे पास चेम्बर में मौजूद होंगे और ये मोटर की मदद से चेम्बर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर जो है वो रोटेट करवाया जाएगा, तो एट दैट टाइम देयर विल बी द कोलिजन बिटवीन द ग्राइंडिंग सोर्स एंड रिएक्टेंट। अब इस रोटेशन के दरमियान जो है आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है एट वेरी हाई स्पीड तो थर्मल एनर्जी भी जनरेट होती है। तो जो थर्मल एनर्जी जनरेट होगी एट दैट टाइम, उस थर्मल एनर्जी के इफेक्ट को कम करने के लिए या उस थर्मल एनर्जी के इफेक्ट को इनसाइड द चेम्बर रिड्यूस करने के लिए जो है
हम कोई इस तरह का मटेरियल यूज करते हैं जिसकी थर्मल एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी लो हो। ठीक है। अच्छा, और ताकि क्योंकि इन केस अगर थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी जो है वो मेरे चेम्बर तक पहुंच जाएगी, तो मुमकिन है कि मेरे नैनो मटेरियल्स या नैनो पार्टिकल्स की किसी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाए, कोई फर्क ला सकते हैं। और डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए हम जो है वो चेम्बर को इस तरह के मटेरियल से बनाते हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्राइंडिंग मीडिया की, तो बेसिकली ग्राइंडिंग मीडिया मैंने पहले बताया वो इस तरह की सोर्स को जो है रेफर करती हैं जो कि ग्राइंडिंग ऑफ प्रिकर्सर और रिएक्टेंट कंपाउंड के लिए यूज हो। ठीक है। मोटर मोटर मैंने बताया, मोटर बेसिकली क्या है, एक ऐसी सोर्स है जो कि इस पूरे सिलेंड्रिकल सेटअप को जो है एट अ वेरिएबल स्पीड और एट अ रिक्वायर्ड स्पीड रोटेट कर सके। और सपोर्टिंग स्टैंड के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अब अगर हम बात कर लें वर्किंग के बारे में, तो बेसिकली वर्किंग जो है, the material to be mined is placed inside the chamber along with the grinding media। ग्राइंडिंग मीडिया यानी कि हार्ड बॉल्स की मौजूदगी में मेरे पास जो है वो चेम्बर में रिएक्टेंट जो है वो रख दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हम मोटर की मदद से जो है इसको रिक्वायर्ड स्पीड के ऊपर रोटेशन स्टार्ट करते हैं। अब जब हम इसकी रोटेशन स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास क्या होता है कि मेरा रिएक्टेंट और मेरे ग्राइंडिंग सोर्स ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं और इनकी कोलिजन के रिजल्ट में मेरे पास इम्पैक्ट फैक्टर जनरेट होता है। अच्छा, अब इम्पैक्ट क्या है, तो बेसिकली इम्पैक्ट इज अ फिजिकल इवेंट नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। और ये इवेंट कब जनरेट होता है, तो बेसिकली व्हेन द कोलिजन अकर बिटवीन वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, यानी कि जब कोई बहुत बड़ी चीज जैसे कि ग्राइंडिंग सोर्स जब कोलाइड करेगी, स्ट्राइक करेगी रिएक्टेंट मटेरियल के साथ, तो इस टाइम पर जो है मेरे पास ग्राइंडिंग इम्पैक्ट फैक्टर जनरेट होगा। और क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये कोलिजन के बाद एक ही जगह रुक जाएंगी, बल्कि बहुत छोटी ड्यूरेशन के लिए कोलाइड करेंगी और उसके बाद दोनों दोबारा किसी ना किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। और जब ये दोनों आपस में कॉन्टिन्यूस कोलिजन करते रहेंगे, तो एट दैट रिजल्ट उस कोलिजन के नतीजे में मेरे पास जो है वो नैनो पार्टिकल या नैनो डायमेंशन बन जाएंगी। नैनो डायमेंशन बनने से क्या मुराद है कि जब रिएक्टेंट मटेरियल कॉन्टिन्यूसली हार्ड मेटल बॉल से टकराता रहा, तो इसकी ग्राइंडिंग या क्रशिंग स्टार्ट होती रही और जैसे जैसे ये ब्रेक डाउन करता जाएगा इसकी जो डायमेंशन है वो नैनो स्केल के ऊपर रिड्यूस हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात, वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जो कि माइलिंग को अफेक्ट करते हैं, तो बेसिकली उनमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है माइलिंग टाइम। सेकंड फैक्टर जो है वो है माइलिंग स्पीड। थर्ड फैक्टर जो है वो साइज एंड मटेरियल ऑफ माइलिंग बॉल। एंड द लास्ट वन इज माइलिंग टेम्परेचर। एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ वर्किंग का। तो बेसिकली क्या होता है, मेरे पास एक चेम्बर मौजूद है, चेम्बर के अंदर एक ग्राइंडिंग सोर्स यानी कि हार्ड मेटल बॉल्स और रिएक्टेंट मौजूद है। चेम्बर जो है वो कनेक्ट किया गया है किसी मोटर से जो कि इस सारे चेम्बर को एक वेरिएबल स्पीड के ऊपर रोटेशन स्टार्ट कर सकती है। वह जब मटीरियल सिलेंड्रिकल चेम्बर को रोटेट किया जाता है तो मेरे पास कॉन्टिन्यूस कोलिजन होती है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड ग्राइंडिंग सोर्स। और इस कॉन्टिन्यूस कोलिजन के नतीजे में क्या होता है, सबसे पहले इम्पैक्ट फैक्टर जनरेट होता है और इम्पैक्ट फैक्टर की जनरेशन के बाद क्योंकि ये सारे रिएक्टेंट मटेरियल्स कॉन्टिन्यूसली हार्ड मेटल बॉल से टकरा रहे हैं, तो इनकी जो डायमेंशन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट कर देती हैं unless they reach to nano scale. So this was for today topic. I hope you had understand today video lecture. Thank you for watching the video. See you in the next video lecture.